नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी 5 दिनों के अंदर 2.5% तक टूटता दिखा। 4 महीनों के बाद सबसे बुरा हफ्ता आप इसको मानकर चल सकते हैं। किन शेयरों में आपकी अब नजर रहनी चाहिए आगे के लिहाज से, और साथ ही आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग फिल्टर करके लेके आए, लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप तक। Q3 रिजल्ट्स पर कहाँ आपकी नज़र रहनी चाहिए, ब्रोकरेज की राय क्या है, और जियो के आईपीओ को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आई है। हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक से। अब आप देखिए, फिर से निवेशकों को यहाँ पे इस कंपनी ने झटका दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि सॉफ्ट बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी SVF ऑस्ट्रिच DE LLC के जरिए ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए, अगर आप सीरीज के हिसाब से देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 2.15% हिस्सेदारी बेची है। जी हाँ, एक और हिस्सेदारी जो है वो बिकती हुई दिखी है। इस खुलासे के मुताबिक SVP सेकंड ऑस्ट्रिच ने 3 सितंबर 2025 को और साथ ही 5 जनवरी 2026 के बीच ओला इलेक्ट्रिक में लगभग 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद डील का जो अनिवार्य खुलासा करना क्योंकि इसलिए ज़रूरी आता है कि 2% की सीमा के अगर ये पार जाती है तो नियमों के तहत ये बताना पड़ता है। बिक्री से पहले SVF ऑस्ट्रिच के पास करीब 69.16 करोड़ शेयर थे, जो ओला इलेक्ट्रिक की कुल इक्विटी के हिसाब से अगर देखें तो 15.68% के हिस्सा के आसपास था यहाँ पे। लेकिन अब जो है उसमें हिस्सेदारी बिकी है। इस बिक्री के बाद उसकी शेयर होल्डिंग घटकर 59.7 करोड़ शेयर पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी जो है बेसिकली सॉफ्ट बैंक की अगर हम बात करें, इसमें तो करीब 13.53% की हिस्सेदारी है। पिछले साल सॉफ्ट बैंक ने जुलाई और सितंबर 2025 के बीच में इसी तरीके से शेयरों की बिक्री की थी, जिसमें लगभग 9.5 करोड़ शेयर बेचे गए थे, और इसके बाद हिस्सेदारी जो है 17.83% से घटकर 15.68% पे पहुंच गई थी। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब हम लोग दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 5 सालों में 89,000% का यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त मुनाफा कमा कर निवेशकों को दिया है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की बात करते हैं। खबर यह है 1:10 में जो है स्टॉक जब अब जो है वो स्प्लिट होने जा रहा है। श्री अधिकारी ब्रदर्स लिमिटेड ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मौजूदा 10 रुपये के फेस वैल्यू के एक इक्विटी शेयर को, जो कि पूरी तरीके से पेडअप है, 1 रुपये के फेस वैल्यू के 10 इक्विटी शेयर में सब डिवीजन के हिसाब से स्प्लिट करता हुआ दिखेगा। ये पूरी तरीके से पेडअप होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। श्री अधिकारी ब्रदर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी, इस कंपनी के जरिए दी गई है कि जो इक्विटी शेयरों का बंटवारा होगा वो ज़्यादा किफ़ायती होगा, निवेशकों के लिए बेहतर रहेगा, आकर्षक मौका बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और इससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है साफ तौर पे। तो वो ये सब चीज़ें कहानी होती है। लेकिन कंपनी के बोर्ड ने, आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो है प्रमोटर्स ने 100 करोड़ रुपये तक के लोन लेने को भी मंजूरी दे दी है, जिसे ऐसे लोन की कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलने का ऑप्शन भी यहाँ पर शामिल है। तो 2 खबरें हम लोगों ने कवर कर दी, इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट में बहुत सारी कंपनियों के नतीजों के साथ अपडेट भी आए। इस हफ्ते सेनको गोल्ड के जो शेयर हैं वो रॉकेट बनते हुए दिखे। शेयर करीब 14% उछलकर 368 के भाव पर पहुंचते दिखे। पूरे हफ्ते में शेयर जो है वो करीब 10% चले। हालांकि आखिरी दिन में एक हल्का सा दबाव ज़रूर देखने को मिला, लेकिन आप ये समझिए कि कंपनी करीब 2.5 साल पहले लिस्ट हुई थी, 317 के भाव पर लिस्ट हुई थी, और इसके बाद अगले साल 2024 की बात करें, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक जो है 772 के रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा था और वहाँ से काफ़ी नीचे आया। अब वापस इसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है। चालू वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के कंपनी के जो अपडेट दिए वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। सेल्स और रेवेन्यू के आधार पर देखें तो 51% की रफ्तार बढ़ी है। वित्त वर्ष 2026 के हिसाब से अगर शुरुआती 9 महीनों के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो सेल्स सालाना आधार पर 31% बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी का कहना है कि इसका जो है TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ पर पहुँच चुका है। कंपनी ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है ग्रोथ 49% के हिसाब से रिटेल बिजनेस में देखने को मिली, 39% जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो शामिल होती हुई दिखी है। अगर आप यहाँ पे और तमाम चीज़ें देखें यहाँ पर तो वो भी काफ़ी बेहतर दिख रही है। अब आगे क्या रुझान है यहाँ पर, तो आपको बता दें कि सेनको गोल्ड जो है चौथी तिमाही में आने वाले दिनों में वो मान के चल रहे हैं कि शादी के सीजन, वैलेंटाइन डे और तमाम तरह की महिलाओं दिवस को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि आगे जो है वो ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में इस हफ्ते के आखिरी सत्र में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले तो शेयर 8% के करीब यहाँ पे चढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर जो है वापस गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर स्टॉक जो है करीब 2% जो है आसपास इसके टूटता हुआ
दिखा है। और आप देखिए 11:30 तक पहुंचता दिखा, पहले 12:30 गया, फिर 11:30 पे पहुंचता हुआ दिखा है। ये तेज़ी इस खबर के बाद आई कि कंपनी ने यहाँ पे जो बताया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR जो है बकाया मामले में एक बड़ी राहत मिली है। राहत क्या मतलब आप ये समझिए कि इसके पीछे की जो पूरी बात थी क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। टेलीकॉम जो बेसिकली यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसने AGR बकाये को लेकर आधिकारिक तौर पे एक लेटर दिया और उसमें इस बयान में साफ तौर पे ये निकल के आया कि वित्त वर्ष 2006-07 से लेकर वित्त वर्ष 2018-19 तक की दौरान यहाँ पे जो जुड़े हुए इसके AGR बकाये हैं अब उसको फ्रीज कर दिया गया है और उनके भुगतान के लिए एक लंबी अवधि के हिसाब से एक लंबा ढांचा जो है वो तय किया गया है। वोडाफोन आइडिया ने बताया AGR 3 फेज में चुकाया जाएगा। पहले चरण में कंपनी को मार्च 2026 से लेकर मार्च 2031 के बीच में अगले 6 सालों तक हर साल मैक्सिमम जो 124 करोड़ का भुगतान करना होगा। दूसरे चरण में मार्च 2032 से लेकर मार्च 2035 तक 4 सालों के लिए हर साल 100 करोड़ चुकाने होंगे। इसके बाद बचे बाकी AGR बकाया राशि को मार्च जो है 2036 से लेकर मार्च 2041 के बीच में 6 जो समान साल हैं उसमें किस्तों को चुकाना पड़ेगा। कंपनी ने यह भी साफ किया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक कमेटी गठित की है जो कि AGR बकाये की दोबारा समीक्षा करेगी। इस कमेटी का फैसला अंतिम होगा और दोबारा वैल्यूएशन के बाद तय रकम जो होगी यहाँ पर मार्च 2036 से लेकर मार्च 2041 के बीच में समान किस्तों में ही चुकानी होगी। तो ये एक और खबर थी जो हमने कवर करी। अब हम लोग बात करते हैं सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की। इस हफ्ते स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 10% से ज़्यादा टूटते दिखे, 272 के भाव पर आते हुए दिखे। यहाँ पर पिछले आप ये समझिए कि लगातार अगर आप गिरावट की बात करें तो यहाँ पे 14% तक भी स्टॉक टूटते हुए दिखे। बिकवाली की वजह साफ तौर पे एक रिपोर्ट रही है। यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो सरकार है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदियों को खत्म करने की योजना बना रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर 5 साल पुरानी पाबंदियों को खत्म करने की योजना बना रही है। देश चीन के साथ कमर्शियल संबंधों को फिर से शुरू करना चाहता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प के बाद 2020 में भारत ने पाबंदी लगाई थी और इनके तहत यहाँ पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों को एक भारतीय सरकारी समिति के साथ रजिस्ट्रेशन कराना और साथ ही यहाँ पे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना ज़रूरी होगा यहाँ पर। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली यहाँ पर। और आप ये भी समझिए 2020 से पहले ये स्टॉक रॉकेट बना हुआ था और लेकिन जिस तरीके से गलवान में तमाम तरह की चीज़ें हुई और उसके बाद जो यहाँ पर जो सरकार ने पाबंदी लगाई उसके बाद जो है स्टॉक जो है उसमें उठने जो है तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें फिर से हो रही हैं और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं तो उसका असर जो है साफ तौर पर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है आगे। हालांकि यहाँ पे UBS की रिपोर्ट आई है, 375 के लक्ष्य दिए गए। उन्होंने कहा कि जो व्यू है स्टॉक के ऊपर करेक्शन के बाद पॉजिटिव है। जो 5,400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कोल ग्लासिफिकेशन को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और कुल ऑर्डर का वो 60% कवर करता है। तो ये जो चीज़ें उनको काफ़ी पसंद आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयरों में लगातार दूसरे दिन आप ये देखिए लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा है यहाँ पर और स्टॉक में दबाव देखने को मिला है यहाँ पे। और आप ये देखिए कि पूरे हिसाब से अगर आप देखें वैल्यू के हिसाब से 2000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू जो है यहाँ पर शेयरों की लॉक इन जो है वो ख़त्म होती हुई दिखी। कंपनी के जनरल मैनेजर जो यहाँ पर मेघा अग्रवाल थी उनका भी इस्तीफा होता हुआ दिखा और जिसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट आती हुई दिखी है। यहाँ पे बेसिकली कंपनी जो जनरल मैनेजर और साथ में सीनियर मैनेजमेंट जो थी यहाँ पर मेघा अग्रवाल उनका इस्तीफा हुआ जिससे स्टॉक 5% तक टूटते हुए दिखे, 164 के भाव पे भी जाते हुए दिखे और अपने आप सोचिए कि रिकॉर्ड हाई से ये 35% नीचे आ चुका है स्टॉक और करीब 40,000 करोड़ जो है यहाँ पर निवेशकों के डूब चुके हैं जो इन्होंने भी इसमें पैसा लगाया था। मार्केट कैप उस हिसाब से भी साफ हो चुका है। दूसरा स्टॉक था LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। यहाँ पर भी 4% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर ये गिरावट कंपनी के 3 महीने के शेयर होल्डर लॉक इन अवधि जो है वो खत्म होने के बाद आई। नुवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के मुताबिक जो अगर आप लॉक इन खत्म होने के बाद करीब 1.5 करोड़ शेयर जो है वो कंपनी के लिए इक्विटी के हिसाब से देखें 2% जो है यहाँ पे ट्रेड के लिए आ गए हैं और इसका इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिला। इस हफ्ते गिरते बाजार में टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। शेयर करीब 5% उछलकर ऑल टाइम हाई 4,309 रुपये के स्तर पर भी पहुंचते हुए दिखे। दरअसल कंपनी ने Q3 के बिजनेस अपडेट जारी किए। कुल कंज्यूमर कारोबार में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 40% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में पिछले साल की तुलना में 79% का यहाँ पे बढ़त जो है आती हुई दिखी। कंपनी ने अपने स्टोर्स की संख्या भी बढ़ाई। कंपनी ने कहा कि 56 नए स्टोर खोले हैं
जिससे अब तक की कुल संख्या जो है स्टोर्स की 3433 हो गई है। और यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो रेखा झुनझुनवाला है उनके पास टाइटन की करीब 5.32% हिस्सेदारी है, और जिस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी आई उसके हिसाब से उनकी जो वैल्यू 20,000 करोड़ तक बढ़ती हुई दिखी है। तो ये भी उन्होंने जो है यहाँ पे दिग्गज राकेश झुनझुनवाला की पत्नी थी दिवंगत, उनकी जो है रेखा झुनझुनवाला ने यहाँ पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ती हुई दिखी है। ब्रोकरेज फर्म न्यूमरा ने यहाँ पर टाइटन के ऊपर बाई की रेटिंग दी है और 4,500 से भी ज़्यादा के टारगेट्स यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली वो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन स्टॉक जो है वो 5% टूट के 300 के नीचे आ गया यहाँ पर। दरअसल खबर ये निकल कर आई यहाँ पर, और जो कि इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई कि बेन कैपिटल की जो मन्नापुरम में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की जो डील है, आरबीआई ने इसके ऊपर चिंता जाहिर करी और पेज फंसता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई को बेन कि भारत में पहले से मौजूद एक दूसरे लेंडर में कंट्रोल होने की जो पहले से कंट्रोल है उसमें एक दिक्कत थी, एक पेज था, इसलिए उनको शायद ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और इसी वजह से मन्नापुरम की जो बड़ी डील है वो आगे बढ़ने से अटकती हुई दिख रही है। डील को लेकर आरबीआई की बड़ी आपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात पर आपत्ति है कि बेन कैपिटल पहले से भारत की एक और एनबीएफसी यहाँ पर टाइगर कैपिटल में कंट्रोलिंग स्टेक रखती है, और आरबीआई का साफ तौर पर स्पष्ट नियम है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक से ज़्यादा लैंडर्स, जो चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, उसे कंट्रोल नहीं रख सकते एक से ज़्यादा कंपनी पर। पिछले कई मामलों में आरबीआई ने निजी इक्विटी फर्मों को 20% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने पर भी कड़ा रुख यहाँ पर अपनाया है, और यही वजह है शायद बेन और मन्नापुरम की जो डील है अब अनिश्चितता में फंसती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। आपने धुरंधर फिल्म का डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, और रिलायंस में यही स्थिति देखने को मिल रही है। पहले घायल की बात करते हैं कि भाई शेयर आखिर घायल क्यों है। देखिए हफ्ते के दौरान शेयर एक दिन में 5% से ज़्यादा टूट गया। जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। ये गिरावट एक दिन में आप सोचिए ना सिर्फ एक दिन तक थमी, उसके बाद भी आगे चलती रही। भाव 1470 के निचले स्तर पर भी जाता हुआ दिखा। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा साफ होता हुआ दिखा। ये गिरावट क्यों आई, सबसे पहले उसके कुछ गिने चुने जो कारण है वो समझ लेते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई और उसमें साफ तौर पे हवाला दिया गया कि रूसी कच्चा तेल लेकर जो है वो 3 जहाज जो है रूसी के यहाँ पे तेल के वो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि रिलायंस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रिलायंस ने कहा कि यहाँ तक कहा कि भाई जामनगर रिफाइनरी में पिछले 3 हफ्ते से कोई भी रशियन ऑयल का जो कार्गो है वो नहीं आया, ऊपर से जनवरी की भी कोई डिलीवरी नहीं है। बाजार ने इस खबर को काफ़ी नेगेटिव लिया और बेहद सस्ते दामों से रिलायंस जो है वो रूस से तेल खरीदा था, और जिस वजह से यहाँ पे तमाम तरह की ये चीज़ें हुई और साफ तौर पे इसका असर मार्जिन पर लेकर आगे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, और यही वजह जो है निवेशकों को पसंद नहीं आई। अब यहाँ तक कि सीएलएस ने भी अपनी टॉप पिक में जो है वो शेयर जो है रिलायंस को यहाँ से हटा दिया है। लेकिन अब घातक क्यों है ये समझ लीजिए। ये दरअसल कहानी ये है कि 16 जनवरी को यहाँ पर जो है कंपनी के नतीजे आने जा रहे हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, Q2 की बात करें, तो कंपनी का ऑयल टू केमिकल और ऑयल टू गैस जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। कंपनी ने अपनी कमेटी में भी कहा था कि आने वाले क्वार्टर में जो है जो कंपनी है वो बेहतर रिजल्ट जो है वो दिखा सकती है। अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि शेयर जो है फिर रुकेगा नहीं। और ऐसे में ब्रोकरेज फर्म जो है मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की यहाँ पर सलाह दी है और टारगेट जो है 1847 रुपये प्रति शेयर का भाव का दिया, यानी कि मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर ये दिख रहा है। अब इस साल देश का सबसे ज़्यादा इंतजार किए जाने वाला आईपीओ रिलायंस जियो जो है वो दस्तक दे सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस जियो आईपीओ के जरिए 2.5% हिस्सा बेच सकता है। ये कदम इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बना सकता है, जिसकी कीमत करीब 36,000 करोड़ रुपए यानी कि $4 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली ये जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी है, जिसके 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। नवंबर में इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जेफरीज ने अनुमान लगाया था कि रिलायंस जियो का वैल्यूएशन $180 बिलियन है। उस वैल्यूएशन पर 2.5% हिस्सेदारी बेचने से करीब $4.5 बिलियन जुटाए जा सकते हैं, जो कि पिछले साल हुंडई मोटर के $3.3 बिलियन के आईपीओ से कहीं गुना ज़्यादा है। पिछले 6 सालों में जियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कदम रखा है। KKR, जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे जाने माने निवेशकों से यहाँ पे फंड भी जुटाए हैं। रिलायंस जियो ने करीब 2.5% जो हिस्सा है वो बेचना चाह रही है यहाँ पर रिलायंस जियो। रॉयटर्स के अगर हिसाब से देखें तो कंपनी के जो साइज़ है उसको देखते हुए रिलायंस जियो के जो ये पूरी परसेंटेज है 2.5% के आसपास यहाँ पर लिस्ट करना चाहती है। भले ही यहाँ पर जो रेगुलेटर है उसमें कंपनियों के लिए जो नियम है साफ तौर पे
एक शेयर बिक्री की न्यूनतम सीमा जो है 5% से घटाकर 2.5% रखने का प्रस्ताव जो है वो अब देखना होगा कि वित्त मंत्रालय उसको मंजूरी देती है या किस लिहाज से होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो IPO है अब आने वाले दिनों में एक स्टॉक के लिए एक बड़ा ट्रिगर भी बन सकता है। HDFC बैंक की बात करते हैं। आप देखिए दिग्गज बैंक में इस तरह की गिरावट जो है इस गिरावट ने चौंकाया है। यहाँ पर 5% तक स्टॉक टूटते हुए दिखे। और आप देखिए पहले तो क्वार्टर अपडेट से शेयर टूटा, फिर यहाँ पे कंपनी के अगर आप देखें यहाँ पर तो अमेरिका में जो लिस्टेड है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में भी तेज़ गिरावट आई। HDFC बैंक का जो ADR है वो करीब 6.5% से ज़्यादा टूटा। ADR किसी भी विदेशी कंपनी के शेयर का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है जो कि अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट होती है। ये गिरावट बैंक की तीसरी तिमाही अपडेट के बाद आता हुआ दिखा। तमाम चीज़ें तो ठीक थी, बस एक जो बात थी यहाँ पे लोन डिपॉजिट रेशियो को लेकर थी। यहाँ पर पहले भी LDR बैंक के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। Q3 अपडेट में LDR जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर लगभग 99% हुआ है, जबकि मैनेजमेंट ने LDR को 90% से नीचे लाने की गाइडेंस दी है। हाई LDR के कारण जो डिपॉजिट जुटाना है ग्रोथ के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है और इस लिहाज से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की। आप ये देखिए कि शुक्रवार को 9 जनवरी का जो है यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर दिन के हाई से करीब 13% तक नीचे गिर गया। ये गिरावट इस खबर के बाद आई। दरअसल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मार्केट कपलिंग नियमों से जुड़ी सुनवाई को अब 19 जनवरी तक यहाँ पर टाल दिया है। बाद में IEX के इस खबर के बाद से स्टॉक में 8% से ज़्यादा के ऊपर की गिरावट भी आती हुई दिखी। इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान IEX को निर्देश दिया है कि वो मार्केट कपलिंग नियमों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर 19 जनवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करे। और इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से जुड़े पहलू पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान CERC के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि मार्केट कपलिंग केवल रेगुलेशन के जरिए ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कपलिंग ऑर्डर को वापस लेने से जुड़े सवालों पर भी जवाब देने के लिए और समय मांगा है। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंड के शेयर में हड़कंप मचता हुआ दिखा। दिसंबर तिमाही में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के बावजूद निवेशकों ने शेयर को बेरहमी से बेच दिया। नतीजा ये रहा कि एक ही दिन में ट्रेंड के शेयर 9% से ज़्यादा टूटते दिखे। मार्केट वैल्यू के हिसाब से 14,000 करोड़ जो है वो उड़ते हुए दिखे। हफ्ते भर में शेयर करीब 8% से ज़्यादा गिर गया। सवाल यही है कि अच्छी आमदनी के बावजूद बाजार इतना नकारात्मक क्यों हो गया। दरअसल हुआ क्या, आप ये देखिए कि रेवेन्यू को देखें यहाँ पर तो उसमें साफ तौर पे दबाव जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पे घटता हुआ दिखा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब Q2 और Q3 में देखें तो वो 17% के आसपास ही है यहाँ पर, यानी कि ग्रोथ जो है वो स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन तेज़ नहीं है। और इसी संकेत को बाजार ने यहाँ पे नेगेटिव लिया कि भाई हाई ग्रोथ फेज जो है वो अब थोड़ा स्लो होता हुआ दिखेगा। इसके पीछे की वजह मार्जिन और प्रति स्क्वायर फुट सेल्स है। बाजार को इस चिंता सता रही है कि जितनी तेज़ी से स्टोर खोले जा रहे हैं उस हिसाब से मार्जिन जो है वो नहीं बन रहे हैं, उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। प्रति स्क्वायर फुट बिक्री में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा स्टोर हो रहे हैं लेकिन स्टोर से कमाई उतनी नहीं हो रही है और इसी की वजह से यहाँ पे स्टॉक में पिटाई देखने को मिली है। अब हम लोग एक ऐसे फार्मा शेयर की बात करते हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी। और आप ये समझिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे पिनाका बायोटेक शेयर की। गिरते बाजार में भी शेयर ने 14% जो है वो चढ़ता हुआ दिखा। शेयर 434 के भाव पर आता हुआ दिखा। एक महीने में शेयर 33% तक बढ़ा है। आपको बता दें कि भारत में डेंगू से साल दर साल तक बढ़ने वाली जो ये महामारी है उसको स्थिति को झेलने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है। पिनाका बायोटेक ने अपनी देसी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल फेज़ 3 ट्रायल का जो एनरोलमेंट है वो पूरा कर लिया है और ये वही वैक्सीन है जो चारों डेंगू स्ट्रेन्स से जो जुड़ी डोज है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि डेंगू से लड़ाई लड़ने में यहाँ पे कामयाब हो सकती है। उस तरह की डोज जो है इस पर काम करते हुए दिखे हैं यहाँ पर और उसका जो फेज़ है वो सक्सेसफुल रहा है यहाँ पे। और आप ये भी समझिए कि इसका ट्रायल सफल होता हुआ दिखा है। भारत में 2027 तक ये अपना पहला घरेलू डेंगू वैक्सीन यहाँ पर दे सकती है जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर गेम चेंजर के तौर पर साबित कर सकती है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 10 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोग जो है डेंगू के शिकार होते हैं। भारत में ट्रांसफार्मर और रिएक्टर बनाने वाली जानी मानी कंपनी ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड जो है उसके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर जो है 11% से अधिक जो है वो यहाँ पे गिरते हुए दिखे। जबकि कंपनी ने Q3 FY 2026 के नतीजे जारी किए जिसमें नेट प्रॉफिट में
तिमाही दर तिमाही लगभग 103% यहाँ पे, और साल दर साल के हिसाब से 37% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी के ऑपरेशन से 736 करोड़ का जो है कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट किया है, जो कि Q2 में 460 करोड़ रुपए था, यानी कि 60% से ज़्यादा की सीक्वेंशियल ग्रोथ साफ तौर पे दिख रही है। Q3 में अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी कंपनी की तरफ से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक की पिटाई होती हुई दिखी है। कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें यहाँ पे तो करीब 5,450 करोड़ के आसपास पहुँचती हुई दिखी है सितंबर 2025 तक यहाँ पर। तो और इसके अलावा अगर आप और चीज़ें देखें तो वो भी जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी की बात कर लेते हैं, शेयरों में एक ही दिन के अंदर 14% तक टूटते हुए दिखे, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और 433 के लो पर ये जाता हुआ दिखा। ये गिरावट अक्टूबर दिसंबर Q3 के हिसाब से देखें तो उसके नतीजों के बाद देखने को मिली है। मुनाफे को देखें यहाँ पर तो 33% घटकर 72 करोड़ पे आ गया, और तिमाही के दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4.3% बढ़कर 551 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। यहाँ पे एबिटा की बात करें 23.2% गिरकर 109 करोड़ पे आ गया, वहीं एबिटा मार्जिन घटकर 19.8% पे आ गया, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 26.9% था। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गियर डिवीज़न के रेवेन्यू की बात करें तो वो फ्लैट रहा है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें यहाँ पर तो उसमें देरी देखने को मिल रही है, एग्जीक्यूशन शेड्यूल किया गया है, जिसका साफ तौर पे जो है प्रभावित होते हुए आने वाले दिनों में दिख सकता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है पिछले कुछ दिनों में 9,800 करोड़ रुपए कम होता हुआ दिखा है। 3 महीने के अंदर स्टॉक जो है 27% नीचे आता हुआ दिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेटल शेयरों की बात करते हैं। मेटल शेयरों में भारी उतार चढ़ाव इस हफ्ते देखने को मिला, निवेशकों के बीच में बेचैनी देखने को मिली। यहाँ पर मजबूत पहले तो देखिए स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी के बाद एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर आखिरी सत्र में जो है फिर वापस तेज़ी लौटती देखी। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, ये करीब 590 पे लेवल पे आया, गिरा, फिर वापस चढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। उसके अगर नाल्को में देखें, नाल्को में गिरावट आई लेकिन फिर चढ़ता हुआ दिखा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो गिरावट और तेज़ी का सिलसिला वेदांता में भी यही देखने को मिला। दरअसल साफ तौर पे हम सब जानते हैं कि तमाम जो स्टॉक्स हैं वो सीधा कमोडिटी से जुड़े हुए, जो कमोडिटी की कीमतें होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से साफ तौर पर जुड़ी होती हैं। चाहे आप तांबा निकेई की बात करें, अगर उसमें गिरावट आएगी तो यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी, और वहाँ तेज़ी आएगी तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये जो तमाम चीज़ जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी और डाउनफॉल देखने को मिला, और ये पूरी कहानी स्टॉक के यहाँ पे रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए भी बात करते हैं। यहाँ पर इस हफ्ते में काफ़ी ख़राब स्थिति है उनको देखने को मिली, कंपनी के शेयर में एक बड़ी गिरावट लाती हुई दिखी। ये वजह रही अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बिल के अप्रूवल के बाद रही यहाँ पे, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पे 500% टैरिफ का प्रावधान की बात की गई। ऐसे देशों में भारत का नाम भी शामिल हुआ, और इस बिल का असर बात की उन कंपनियों के शेयर पर पड़ा जो कि अमेरिका को निर्यात करती हैं, और जिसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, इसमें भारी गिरावट आई, और आप देखिए 13% तक स्टॉक गिरता हुआ दिखा। बाद में ये ही कुछ हद तक संभलने की सफल रहा, लेकिन आखिरी में ये जो है 8% से गिरकर 629 रुपये पे पहुंचता हुआ दिखा। गोकुलदास एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में अमेरिका की हिस्सेदारी जो है 60% से ज़्यादा है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की वजह से 2025 में ये जो शेयर है 34% से ज़्यादा गिरा है। अगर आप यहाँ पे KPR की बात करें, KPR मिल की, पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ की, यहाँ पे एपेक्स फ्रोजन फूड्स की, अवंती फीड्स की, सब में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में भारी गिरावट की वजह से यहाँ पर निवेशकों के बीच में चिंता पैदा होती हुई दिखी, और ये कंसर्न हुआ कि एक एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड जो कंपनी है कब तक इसमें गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबर की बात करते हैं। भारत कोकिंग कोल IPO का जो है IPO खुल चुका है रिटेल निवेशकों के लिए। यहाँ पे 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक खुला रहेगा, और आप ये देखिए IPO का साइज़ करीब 1071 करोड़ है, और जो पूरा ये जो है IPO पूरी तरीके से OFS है। 21 से लेकर 23 रुपये प्रति शेयर जो है प्राइस बैंड तय किया गया है। यहाँ पे करीब यहाँ पे 46 करोड़ के आसपास जो शेयर है कंपनी बेचती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपको बता दें कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 जनवरी को दिख सकती है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे और कई चीज़ें जिसमें आप ये समझिए कि जो साइज़ है रिटेल निवेशकों के लिए, वो अगर आप एक लॉट लेंगे तो 13,800 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन ग्रे मार्केट को लेकर इसमें क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, और 11 रुपये ऊपर दिखा रहा है। करीब 48% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्टिंग होने की संभावना दिख रही है। अब देखते हैं किस तरीके के हिसाब से लिस्टिंग होती है। तो ओवरऑल शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।